हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स MHI10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया के पेपर की। एंड हम किस तरीके से कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स में जो हमें जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, हम उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो ये वाला जो चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 जो क्वेश्चन पेपर चेक किए मैंने, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर से मिले। चैप्टर कॉलोनियल इंडिया के अर्बनाइजेशन के बारे में है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर किस तरह से सिटीज़ बनी। क्वेश्चन पेपर्स में अगर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं तो ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कैंटोनमेंट टाउन के बारे में पूछा है। एंड अगर हम इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो उसमें भी कनाल कॉलोनीज़ के बारे में पूछा है। एंड ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें शॉर्ट नोट्स में हिल स्टेशन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है आपका जून 2021 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपका रेलवे टाउन्स और हिल स्टेशन के बारे में पूछा है। देन क्वेश्चन पेपर ये आपका है जून 2022 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 अगेन कनाल कॉलोनीज़ के बारे में पूछा है, उसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा है। तो वी कैन सी चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं कैंटोनमेंट टाउन। सबसे पहले जानेंगे कि कैंटोनमेंट टाउन इमर्ज क्यों हुए, ब्रिटिशर्स ने बनाई क्यों। एंड इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टाउन्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक ब्लैक टाउन और एक वाइट टाउन्स। तो ये सेपरेशन क्यों किया गया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत होती है आर्मी से। ये जो कैंटोनमेंट टाउन बने थे ये मिलिट्री के लिए ही बने थे। अब ब्रिटिशर्स ने एक लार्ज आर्मी को मेंटेन करना था और उसी आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये कैंटोनमेंट टाउन्स बनाए थे, यानी उनका अपना एक अलग सेक्शन था जहाँ पर वो रहते थे। अब ब्रिटिशर्स की जो सिटीज़ थी ना, वहाँ पर वो क्या करते थे कि उन्होंने जैसे मद्रास में डिवीज़न कर रखा था, सेपरेशन कर रखा था पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब जहाँ ये ब्रिटिशर्स रहते थे वो एक फोर्टिफाइड जगह थी, यानी चारों तरफ उसके वॉल्स थी, और वो एरिया कहलाता था वाइट टाउन। और जहाँ इंडियंस रहा करते थे वो कहलाता था ब्लैक टाउन। अब ये डिवीज़न क्यों किया गया, अब इसका एक रीज़न तो ये था कि यूरोपियन को अपनी, जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी एक सुपीरियॉरिटी दिखानी थी, मतलब हम जेनेटिकली तुम लोगों से सुपीरियर हैं, इसलिए हम वाइट टाउन्स में रहते हैं। एंड दूसरा इसका रीज़न ये था कि जो डिजीज़ वगैरह होती थी ना, वो लोगों के कॉन्टैक्ट में जितना ज़्यादा पाएंगे उससे ज़्यादा फैलती थी, तो उसको अवॉइड करने का भी एक रीज़न था। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि यूरोपियंस इंडियन से बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, उनके टच में ना आए। क्यों? क्योंकि उनके ज़्यादातर काम तो इंडियंस ही करते थे, जैसे कि सर्वेंट्स। हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में जो सर्वेंट्स हैं वो इन टाउन्स में, इन वाइट टाउन के हाउसेस में हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कैंटोनमेंट टाउन्स की कि उसकी कंडीशन कैसी थी। तो कैंटोनमेंट टाउन्स यानी जहाँ आर्मी रहा करती थी, वहाँ की कंडीशन जो थी ना, एक तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था वो एरिया, एंड साथ ही सैनिटरी नहीं थी, यानी साफ़ सुथरी जगह नहीं थी। एंड इसकी वजह से 19वीं सेंचुरी में हमें एक डिजीज़ देखने को मिलती है, कॉलरा। ट्रूप्स जो आर्मी है वो उससे अफेक्ट हो जाती हैं इस बीमारी से। एंड इसकी वजह से क्या होता है, एक एजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि आर्मी का काम क्या होता है, मूव करते रहना। वो एक जगह तो स्टे नहीं करेंगे, कभी कंट्री के किसी पार्ट में जाना है उसको, कभी किसी पार्ट में जाना है। तो वो क्या कर रहे थे, एक तरह के एजेंट बन गए थे बीमारी फैलाने के। एंड 1818 एंड 1854 के बीच में हमें सोल्जर्स की डेथ दिखती हैं कॉलरा की वजह से। कितनी? 8500 सोल्जर्स मरते हैं कॉलरा की वजह से। अब इतने सोल्जर्स मर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को तो बड़ा नुकसान हो रहा है। अब ये आते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो जो साफ़ सफाई है उसका थोड़ा ध्यान रखा जाता है, जो वाटर सप्लाई है उसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जाती है। एंड फाइनली हमें ब्रिटिश आर्मी के डेथ रेट में गिरावट दिखाई देती है। बट ये जो प्रोविज़न आए थे, जो मेडिकल और जो सैनिटरी इम्प्रूवमेंट थे डिजीज़ से बचने के लिए, अब इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से जो सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स थे वहाँ पर इन मेजर्स को नहीं लिया गया, यानी उन्होंने अपना खर्चा बचा लिया। जो भी फैसिलिटीज़ थी वो अपनी आर्मी को तो दे दी, बट जो सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स जहाँ पे इंडियंस रहा करते थे वहाँ पर उन्होंने खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा, उसको निगलेक्ट कर दिया। सो बेसिकली कैंटोनमेंट्स जो बने थे वो इसलिए बने थे ताकि जो सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स, वो इंडियंस से दूर रहें। बट ऐसा होना, जैसे मैंने पहले बताया, इतना आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इंडियंस जो थे वो उनके काफ़ी काम आते थे। अब जिसमें से एक चीज़ तो ये थी कि जो मार्केट थी ना वो पास ही में थी। अब मार्केट में कौन लोग मिलेंगे, आपको इंडियंस ही मिलेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने इससे भी बचने के लिए एक चीज़ निकाली कि उन्होंने अपनी मार्केट, रेजिमेंटल मार्केट सेटअप करी, ताकि ब्रिटिश आर्मी लोकल इंडियन मार्केट्स पर डिपेंड ना रहे, इसलिए उनके लिए अलग मार्केट बना दी। अब इन कैंटोनमेंट टाउन्स का ना स्ट्रक्चर कैसा था, बीच में रहते थे
जो ऑफिसर्स होते थे उनके बंगले होते थे और उनके चारों तरफ जो आर्मी होती थी, जो सोल्जर्स होते थे वो रहा करते थे। एंड फिर जो कैंटोनमेंट टाउन था उसके आउटर एरिया में, मतलब बिल्कुल बाहर वाले एरिया में जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनका सेक्शन होता था। तो एक तरह से ये दिखाता था कि जो रूलर्स हैं, जो रूल कर रहे हैं ना, उनकी पोजीशन कहाँ है, ऊपर है, दे आर सुपीरियर। बट इतनी प्रोटेक्शन और इतना सब स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे ना, उनकी नीड बिना ब्लैक टाउन या बिना इंडियन लोकल मार्केट्स में जाए बगैर पूरी नहीं होती थी। उन्हें दो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, लिक्वर की, शराब की, एंड प्रॉस्टिट्यूट्स की। एंड प्रॉस्टिट्यूट के टच में आने की वजह से जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको डिजीज़ हो जाया करती थी, एंड जो इंडियन सोल्जर्स थे कंपैरेटिवली उनको डिजीज़ कम हुआ करती थी, जिसका रीज़न ये था कि वो ज़्यादातर मैरिड हुआ करते थे एंड ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादातर अनमैरिड हुआ करते थे, जिसका रीज़न ये था कि जो आर्मी अथॉरिटीज़ थी वो मैरिज को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया करती थी, क्योंकि एक तरह की आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको बीवी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए जाते हैं, जैसे 1864 का कैंटोनमेंट एक्ट आता है, जिसमें कि अल्कोहल को कंज्यूम करना पर रोक लगा दी जाती है आर्मी के लिए। एंड जो दूसरे प्रोविज़न होते हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ना अब इंडियंस को भी अपनी आर्मी में लिया करते थे, तो उनको अपनी मिलिट्री का डिसिप्लिन सिखाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दिया करते थे। बट इंडियंस जो थे, ठीक है, ट्रेनिंग ले रहे हैं वो बात ठीक है, बट उन्हें ना अपने रिलीजन और अपने कास्ट वाला जो उनका कस्टम है उसमें इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। एंड जैसा कि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी देखते हैं कि किस तरह से जब उनके रिलीजन पर बात आती है तो हमें रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी ना, वो इंडियंस की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करती थी, जैसे कि आप तिलक नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, तो इसकी वजह से हम काफ़ी सारी अपराइजिंग, काफ़ी सारे रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड जब अपराइजिंग होते हैं, रिवोल्ट्स होते हैं, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स कुछ प्रोविजंस लेकर आते हैं ताकि जो कंडीशन है उसमें सुधार हो, जैसे कि अब आर्मी में इंडियंस को कम लिया जाएगा, जो मिलिट्री कंस्ट्रक्शन है उसको चेंज किया जाता है, ऐसी स्ट्रीट्स बनाई जाती हैं जिसमें आसानी से जो आर्मी है वो मूव कर सके और ब्रिटिश मिलिट्री है उसका एक दबदबा रहे, उसका डोमिनेंस रहे। सो सिक्योरिटी के पर्पस से स्ट्रीट्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन एंड कनाल कॉलोनीज़। सो खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाती थी, कनाल्स बना दी जाती थी, नालियाँ टाइप की। सो वहीं से हमारी कनाल कॉलोनीज़ बनी। सो ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे? एक तो इसके दो रीज़न थे। जो ये कनाल्स बनवाते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया करते थे, इसके दो रीज़न थे। पहला तो ये था कि उन्हें लैंड रेवेन्यू में बड़ा इंटरेस्ट था, जो टैक्स है वो ज़्यादा मिलेगा, जितनी अच्छी फसल होगी उतना ज़्यादा किसान पैसे टैक्स दे पाएंगे, टैक्स भर पाएंगे। एंड दूसरा ये भी था कि भाई अगर हम कुछ काम करवा रहे हैं इंडियंस के लिए तो हमारी एक अच्छी इमेज भी बनेगी। सो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कनाल्स बनवाई, कुछ कनाल्स को इम्प्रूव भी करवाया, जैसे यूपी में गंगा और यमुना कनाल को, लेकिन कई जगहों पर इनकी जो ये कनाल थी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जैसे कि बंगाल में एक कनाल थी, एडन कनाल। अब ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस एरिया में ना वाटर की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि ड्राई रीजन्स में होती है। एंड पेजेंट्स जब ही पे करना पसंद करते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली हमेशा अपना फ़ायदा देखते थे, जहाँ उन्हें इन्वेस्ट करके डबल ट्रिपल मिल रहा है वहाँ तो ठीक है। अब जैसे रेलवेज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उन्हें उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, बट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में ना उन्हें इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा था। एंड इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इंडिया में इरिगेशन प्रोजेक्ट हुए हैं उसकी जो पेस हमें दिखती है ना, बहुत स्लो दिखती है। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसी जगहों पर ज़्यादा सक्सेसफुल होता था जहाँ पर वाटर की भी डिमांड हो और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना वो पॉसिबल भी हो पाए, यानी कि नदी वदी हो जहाँ से आराम से पानी आ जाए। तो ऐसी एक जगह थी पंजाब, जहाँ का सेंट्रल एरिया ड्राई था और साथ ही रिवर्स भी हमें दिखती हैं जहाँ से आसानी से पानी लाया जा सकता था। इरिगेशन फैसिलिटी यानी कनाल वगैरह बनाकर वहाँ पे खेतों वगैरह में पानी जा सकता था। तो दोनों ही चीज़ वहाँ पर, दोनों ही डिमांड वहाँ पे फुलफ़िल हो रही थी। एंड इसी की वजह से क्या हुआ कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल रहा। एंड जो हमें इंडियन आर्मी की पोस्टिंग भी वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है। एंड इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इरिगेशन को और प्रमोट करते हैं। एंड वो एरिया कनाल कॉलोनी कहलाता है। अब इरिगेशन फैसिलिटी यानी कनाल्स बनने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, आर्मी वहाँ पर रुक रही
रही है, फिर रोड्स बनते हैं, रेलवे लाइंस भी बन रही हैं, ऑफिसेज़ खुल रहे हैं जैसे पोस्टल ऑफिसेज़, स्कूल्स भी खुल गए, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, ये सब डिपार्टमेंट जो हैं वो हमें कनाल कॉलोनीज़ में देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, आर भी रह रही है तो हमें दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स थे ना, उनका पंजाब में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। उसका रीज़न ये था कि जो मर्चेंट और मनी लेंडर्स होते थे उनका काम क्या होता था, ये लोन प्रोवाइड किया करते थे लोगों को। लेकिन क्योंकि पंजाब में पहले से ही स्पेशली कनाल कॉलोनीज़ में कैश क्रॉप्स ग्रो हुआ करती थी, तो इसके वजह से जो लोग थे वो उन्हें लोन की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि कैश क्रॉप जैसे कि कॉटन होती है उसको सेल करके ना आपको अच्छा पैसा मिलता है। एंड इसी के साथ साथ जो कॉलोनियल लॉज थे, यानी जो ब्रिटिशर्स लॉज बनाते थे, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था कि जो मर्चेंट्स हैं उनकी पावर ना इन कनाल टाउन्स में, कनाल कॉलोनीज़ में लिमिटेड थी। तो वी कैन से कि ब्रिटिशर्स ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कनाल बनाकर, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है नए टाउन्स के ग्रो करने में। एंड जो पुराने टाउन्स में इन्होंने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जिससे कि लोग ज़्यादा आए, पॉपुलेशन बढ़ी, तो उनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा रेलवेज़ एंड रेलवे टाउन्स। अब ब्रिटिशर्स को ना अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को मूव करने के लिए ना एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, एंड रेलवेज़ इसके लिए सबसे बढ़िया था। क्योंकि क्या होता था कि इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत थे, एंड उन रॉ मटेरियल्स को यूरोप भेजने के लिए रेलवेज़ बहुत ही सूटेबल था। सो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1850 के आसपास ब्रिटिशर्स जो हैं वो रेलवेज़ को बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, एंड एक तरह के मेजर एक्सपोर्टर बन जाते हैं। किस चीज़ के? वेगन्स और लोकोमोटिव्स के। वेगन्स क्या होते हैं? जो 4 व्हील का एक व्हीकल होता है, ठेला टाइप, उसको वेगन बोलते हैं। एंड लोकोमोटिव्स बोलते हैं जो इंजन होता है। सो जब इंडिया में रेलवे बनने लगी तो अब रेलवे के इक्विपमेंट्स भी आए, उसके टूल्स भी आए, जैसे कि मैंने भी बताया लोकोमोटिव्स यानी इंजन्स वगैरह। क्योंकि इंडिया में तो जो आयरन के जो टूल्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो सब कुछ कहाँ से इंपोर्ट होता था? यूरोप से ही होता था। 1947 के बाद जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसने रेलवेज़ के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना शुरू किया। सो जो 1947 तक जो भी रेलवे का खर्चा था, जो भी मटेरियल था, वो सारा यूरोप से ही आता था। एंड यही एक रीज़न था जिसकी वजह से आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स ने हमें इसका बिल थमाया कि इतना खर्चा आया है रेलवेज़ बनाने में, हमें इसे इंटरेस्ट समेत वापस करो। एंड इंडिया में सिर्फ 700 इंजन्स बने थे, बाकी 12,000 इंजन्स यूरोप से इंपोर्ट हुए थे। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से ही वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हमें फ़ायदा है, हमारा सामान बिक रहा है। अब रेलवेज़ के आने से ना एक नुकसान ये हुआ कि जो आर्टिसनल प्रोडक्शन सेंटर थे ना, यानी वो एरियाज़ जहाँ पे आर्टिसंस कुछ चीज़ें बनाया करते थे, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाया करते थे, वो डिक्लाइन कर गए, वो ख़त्म होने लगे। उसका क्या रीज़न था? क्योंकि रेलवे से क्या होता था, कनेक्टिविटी बढ़ती थी। जिन एरियाज़ में उन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है और जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो रेलवे कनेक्ट करते थे उन रास्तों को, तो क्या होता था कि रॉ मटेरियल्स को सीधा उठाकर यूरोप भेजा जा रहा था। इससे क्या होता था कि जो आर्टिसन हैं, यानी जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे, उनको रॉ मटेरियल तो मिल ही नहीं रहा, सारा तो यूरोप चला जा रहा है। और रेलवेज़ के आने की वजह से तो अब ये चीज़ और स्पीड अप हो गई है। तो क्या हुआ कि जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था, जो सेंटर थे, वो डिक्लाइन कर गए। एंड वन थिंग विच इज़ ऑलवेज क्लियर, ब्रिटिशर्स जब भी कोई इनोवेशन लेकर आते थे, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते थे, तो उसमें सबसे पहले ना अपना फ़ायदा देखते थे। तो इन्होंने जो रेलवेज़ बनाई थी उसमें क्या किया था कि जो नेटिव सिटी हैं उनसे दूर बनाए थे स्टेशंस, जिसका रीज़न ये था कि जो रेलवेज़ है ना वो क्राउडेड ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए जो सिटी है उससे दूर बनाओ उसको, जबकि होना ही चाहिए था कि पास बने ताकि लोगों को आसानी रहे। बट एक ये इसके पीछे की लॉजिक था कि जो रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ के पास खुद ट्रैफिक चल कर आएगा, ना कि रेलवेज़ लोगों के पास यानी सिटी के पास बनाया जाए। सो इसीलिए एक ये रीज़न रहा कि रेलवेज़ की वजह से जो टाउन्स थे ना उनको ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि रेलवेज़ दूर थे उनसे। एंड साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो इनिशियली यानी शुरू में जो रेलवेज़ बने हैं ना, उनका थोड़ा एफिशिएंट यूज़ हमें देखने को नहीं मिलता, यानी रेलवेज़ का बनना यूज़फुल नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल जो गॉज होती है, ट्रेन की पटरी के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बड़ा नैरो बनाया है, पतला बनाया गया है, ताकि उस पर खर्चा कम हो। अपना कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने उसको पतला बना दिया। और इससे क्या हुआ कि बाद में जब ट्रेन्स बनी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। एनी हाउ इनडायरेक्टली रेलवेज़ की वजह से हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। रेलवेज़
8 लाख एम्प्लॉयज़ को जोड़ता था अपने साथ। इसी के साथ साथ हमें वर्कशॉप्स भी देखने को मिलती हैं जहाँ पे रेलवे के जो टूल्स वगैरह थे, इक्विपमेंट्स थे, वो सब बनते थे। तो हमें एक तरह का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ दिखता है, यानी लोगों को अब काम मिलने लगा था। सो अब इन्हीं एम्प्लॉयज़ के चलते हमें रेलवे कॉलोनीज़ देखने को मिलती हैं। नीट रेलवे कॉलोनीज़ बनती हैं जिसमें यूरोपियन भी काम करते थे। ब्रिटिशर्स के अपने भी तो एम्प्लॉय थे और इंडियन भी थे, दोनों ही काम किया करते थे। बट यहाँ पर फिर सेम हमें दिखाई देता है कि जो सैलरीज दी जाती थी ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा हुआ करती थी एंड जो इंडियंस को दी जाती थी वो कम होती थी। एंड इन कॉलोनीज़ में फैसिलिटीज़ भी थी, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता था, जिसकी वजह से सिटी जो है काफ़ी अच्छी लगती थी। इसी के साथ साथ हमें जो स्कूल हैं वो भी सेटअप होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे रेलवे टेक्निकल स्कूल जो कि 1889 में सेटअप होता है। किस लिए होता है? जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। अब जाहिर सी बात है, रेलवे बनी है इंडिया में पहली बार, इंडियंस को रेलवे के बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए उन्हें टेक्निकल स्किल्स सिखाने के लिए ये स्कूल सेटअप होते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशंस बनते हैं, टनल्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ये एक तरह की इम्पीरियल पावर को, ब्रिटिश की पावर को भी शो करते हैं। बड़े बड़े स्टेशन को वो अपने नाम से सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि विक्टोरिया टर्मिनस, इससे उनकी सुपीरियॉरिटी दिखती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिल स्टेशंस। अब ब्रिटिशर्स को इंडिया में बड़ी गर्मी लगती थी, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर ठंड हो, और उस वजह से उन एरियाज़ को उन्होंने समर कैपिटल्स भी बना दिया। जैसे 1864 में उन्होंने शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, फिर 1870 में ऊटा कमंड को, इसी तरह से नैनीताल, दार्जिलिंग। सो ये जो हिल स्टेशंस हुआ करते थे इनको ब्रिटिशर्स चूज़ कर लिया करते थे। एक तो पहली चीज़ ये थी कि इन हिल स्टेशंस पर पॉपुलेशन कम होती थी, तो ब्रिटिशर्स के लिए आसान होता था कि अपना इंग्लिश एटमॉस्फेयर वहाँ पर रिक्रिएट कर सकते थे। यानी जो भी उन्हें बनाना है, जो भी चीज़ वो मिस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने वहाँ पे अपने चर्चेस बना दिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे प्राइवेट स्कूल्स खोल दिए। एंड इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने लिए 80 हिल स्टेशंस क्रिएट करे। लॉर्ड लिटन जो कि इंडिया के वॉइस रॉय थे, जब 1877 में वो ऊटा कमंड आते हैं तो उन्हें यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ की बारिश को इंग्लैंड की बारिश से कंपेयर करते हैं। एंड 1884 में इसे मद्रास आर्मी का परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। एंड यहाँ तक कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो राजा थे, उन्हें भी ऊटी में अपना घर बनाने की परमिशन नहीं थी। एंड उसका एक रीज़न ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रिंसेस हैं, जो राजा हैं, वो फिर इधर से उधर मूव करें और उनकी वजह से जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, वो भी स्प्रेड हो, वो भी फैले। तो ब्रिटिशर्स कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो एक तरह से अपना वो रूल कर रहे हैं, तो वो अपनी एक सुपीरियॉरिटी भी दिखा रहे थे कि आप लोग हमसे नीचे हो। शिमला की अगर बात करें तो इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस रही है। ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल थी और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ यहाँ पर बनाया है। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो गर्मियों के महीने में यहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आया करते थे। एंड जो शिमला की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी ना, वो यूरोपियंस यानी ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल किया करते थे। यहाँ तक कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो इन ब्रिटिशर्स से ही ये प्रॉपर्टी ख़रीदा करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद 1886 के बाद क्या हुआ कि एक पॉलिसी आई जिसमें कि अब इंडियन प्रिंसेस को प्रॉपर्टी देने का जो है उसको डिस्करेज किया कि अब उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। इसके बाद तो गवर्नमेंट ने लोगों के आने जाने पर भी शिमला में पाबंदी लगा दी। एंड इसके खिलाफ हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। लोग जो हैं, इंडियंस, अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमारे साथ ही इंजस्टिस क्यों हो रही है, हमारी ही ज़मीन है और हमें ही एंटर नहीं करने दे रहे हैं। ली कमीशन के आने के बाद शिमला को लेकर जो ब्रिटिशर का क्रेज़ था, जो पॉपुलैरिटी थी, वो कम हो जाती है, क्योंकि उस कमीशन में ये था कि अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया था कि वो अपनी जो वेकेशन है, अपनी छुट्टियां जो हैं वो इंग्लैंड में जाकर मना सकते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की कि ब्रिटिशर्स ना यहाँ पर रूल करने आए थे, यहाँ पर परमानेंटली सेटल्ड होने नहीं आए थे। तो इसीलिए वो टेम्परेरी कंट्रोल करना चाहते थे, उनका यहाँ पर डेवलप करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो इसीलिए जब यहाँ पे रेलवेज़ आई तो ब्रिटिशर्स को थोड़ी आसानी हो गई कि वो अपना हिल स्टेशंस में रुकने से बेटर था कि वो अपना इंग्लैंड चले जाएँ। एंड यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुए, जब आज़ादी का एक क्रेज़ लोगों पर चढ़ा, तो उन्होंने इसी रेलवे से वाइट को वापस भेज दिया। ठीक है जी, ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आपको और एमए हिस्ट्री के वीडियोस चाहिए तो यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट। एंड मेरी वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।